तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री की 24वीं क्लास का ये तीसरा पार्ट है और मौर्य वंश के बारे में हम लोग बता चुके हैं। दरअसल टॉपिक इतना लंबा है कि एक पार्ट में ये पूरा समा नहीं पा रहा है। अगर स्किप करके आगे आगे चलूँ तब तो एक पार्ट में हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी खास चीज़ इसमें से छूटे ना, तो इसलिए इसके दो पार्ट हम लोग बना चुके हैं, तीसरा पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे पार्ट में पूरा होगा नहीं, तो हो सकता है इसका चौथा पार्ट बनाना पड़े। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ खास थोड़ी करना है, नीचे रेड कलर में लाइन आ रही होगी सब्सक्राइब, उसको क्लिक करना है, बस कर दिया, कर दीजिए। ओके, आगे चलें। तो वार्ता, ये सवाल आ भी जाता है कि प्राचीन काल में वार्ता क्या था या वार्ता किसे कहते थे। तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, वाणिज्य माने व्यापार, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते थे वार्ता। फिर क्वेश्चन आता है क्रस्ट। उस समय जो जुती हुई जमीन थी उसे कहते थे क्रस्ट, और बिना जुती जो जमीन होती थी उसे कहते थे अक्रस्ट। या ये कह सकते हो कि जो जमीन कृषि के लायक थी, जोती जा सकती थी, उसे कहते थे क्रस्ट, और जो किसी के कृषि के उपयुक्त ना थी, जोतने के उपयुक्त ना थी, उसे कहते थे अक्रस्ट। जो सरकारी ज़मीन होती थी, सरकारी, वैसे तो सभी भूमि सरकार की थी, मौर्य रहे हो या गुप्त रहे हो, सभी भूमि सरकार की मानी जाती थी। यहाँ पर सीता का मतलब ये है, जैसे आप लोग देखते हो ना तुर्क और सल्तनत काल और मुगल काल में खालसा भूमि, ध्यान है ना, खालसा भूमि ऐसी भूमि जिसका लगान सीधे सरकार के खजाने में जाता था, वो किसी इक़्तिदार या सूबेदार को जागीर के रूप में नहीं दी जाती थी। तो इस तरह की भूमि, सरकारी भूमि जिसका लगान, जिसका पैसा या टैक्स सारा सरकार के खजाने में जाता था, उसे कहते थे सीता। लेकिन अंतर ये था कि जो खालसा ज़मीन थी मुस्लिम राजाओं के समय में, उसमें सरकार खुद खेती नहीं करवाती थी, सरकार लगान वसूलती थी और जितना लगान था वो सारा सीधा सरकार के ख़जाने में जाता था। यहाँ पर थोड़ा चेंज था। सीधा जो सरकारी भूमि तो थी, साथ ही साथ एक अधिकारी होता था जिसका नाम था सीता अध्यक्ष। इसके डायरेक्शन में या इसके दिशा निर्देशन में इस पर खेती होती थी, यानी कि सरकार अपने सरकारी फार्मों पर खुद खेती करवाती थी। और खेती किसके डायरेक्शन में होती थी? सीता अध्यक्ष के। तो सरकारी भूमि का स्वामी हो गया सीता अध्यक्ष। अब जो कर है या टैक्स है, सवाल आता भी है, मौर्य काल और गुप्त काल दोनों में ही लगान जो है आमतौर पर 1/6 लिया जाता था, उपज का 1/6। और भी कर थे, आजकल जैसे होता है ना एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, आयात और निर्यात कर। तो जो आयात पर कर था, प्रवेश माने आना, ठीक है ना, आयात कर पर जो कर था उसे कहते थे प्रवेश कर, और निर्यात पर जो कर था उसे कहते थे निष्काम्य। प्रवेश कर आयात पर और निष्काम्य कर निर्यात पर। एक धार्मिक कर लिया जाता था जिसका नाम था बलि। जो जैसे जजिया ज़कात होते हैं ना, धार्मिक कर कह देते थे। हालांकि जजिया धार्मिक कर नहीं है, ज़कात धार्मिक कर है, वो अलग चीज़ है। तो जजिया जो है धार्मिक कर नहीं है, वो तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस था। तो उसी तरह से कर होता था बलि, धार्मिक कर था ये। प्रणय, ये इमरजेंसी में लिया जाता था। अगर इमरजेंसी युद्ध हो गया या कोई आपदा आ गई तो उस समय जनता से वसूला जाने वाला टैक्स था उसे प्रणय कहते थे, और ये नकद में लिया जाता था। नेक्स्ट, अच्छा, अब आता है सवाल खूब आता है कि प्राचीन भारत का व्यापार के लिए सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो हर काल में, चाहे वो मौर्य काल रहा हो, गुप्त काल रहा हो या कनिष्क काल रहा हो, किसी का भी काल रहा हो, यहाँ तक कि वर्तमान काल में भी ये इलाके, ये जो बंदरगाह हैं, अब सबसे बड़ा तो नहीं है खैर, लेकिन सबसे खास बंदरगाहों में से एक है। तो इसके कई सारे नाम मिलते हैं, भड़ोच या भृगुकच्छ, भड़ोच या भृगुकच्छ। मौर्य काल रहा हो या गुप्त काल रहा हो, ये व्यापार का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और इधर एक बंगाल में, जहाँ अशोक आया था ना अपने बच्चों को छोड़ने, महेंद्र और संघमित्रा को छोड़ने आया था श्रीलंका यात्रा के लिए, तामलुक या ताम्रलिप्ति, वो जो पूर्वी तट हैं उसके व्यापार का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लेकिन अगर वो पूछे भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था व्यापार के लिए, तो भड़ोच या भृगुकच्छ, ये सवाल रखा रहता अक्सर। टकसाल होती थी, सिक्के चलते थे, और स्थायी सेना जो थी, स्थायी सेना सबसे पहले मौर्यों ने रखनी शुरू की थी। अच्छा, एक शब्द आता है पंचमार्ग। आप पंच समझते हो ना, स्टेपल, पंच या स्टेपल समझते हो ना। टकसालें आ गई थी, लेकिन जो सिक्के होते थे ना, उन पर कोई लेख नहीं खुदे होते थे, यानी कोई लिपि नहीं खुदी होती थी। दिन, तारीख, समय या राजा का नाम, किसने जारी किया, कब जारी किया, ऐसा कुछ उस पर जिक्र होता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उस पर चित्र होते थे। राजा का चित्र हो सकता था, रानी का चित्र हो सकता था, देवी देवता का चित्र हो सकता था। इसके अलावा बहुत सारे प्राकृतिक तत्व हैं, सूर्य, चंद्रमा, नदी, झील, पर्वत, सांप, बिच्छू, है ना। तो इस तरह के चित्र जो थे वो ठप्पे से छपे हुए होते थे।
इस तरह के जो सिक्के होते थे उन्हें कहते थे पंच मार्क कॉइन्स या आहत सिक्के। प्राचीन काल में आता भी है भाई आहत सिक्के क्या होते थे, तो बिना लेखयुक्त सिक्के, और आमतौर पर इनका जो कुछ स्टैंडर्ड होता नहीं था। मौर्यों से पहले मौर्यों ने कोशिश की थी इनका स्टैंडर्ड बनाने की। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई सोना है तो इस मान लो 100 रुपये का सिक्का है तो उसमें सोना कितना होगा, कितने ग्राम होगा। चांदी का 500 रुपये का सिक्का है तो उसमें कितना रुपये नहीं चलते थे उसमें, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यानी कि स्टैंडर्ड या मानक तय करने की कोशिश की थी मौर्यों ने। आज आपको देखते हो ना 100 रुपये का, 500, 1000, 2000 का नोट जो है सबके आकार प्रकार आपको एक मिलेंगे, कलर एक मिलेंगे, है ना। छूकर पता चल जाएगा काहे का नोट है, 500 का नोट है कि 5 का नोट है। वैसे पुराने ज़माने का 5 का नोट और आज का 500 का नोट आकार में लगभग बराबर है, ठीक है ना। हाँ, खैर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इतना भी बड़ा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए जो भी है। तो इन्होंने सिक्कों का स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की, सिक्कों का मानकीकरण करने की कोशिश की, लेकिन सिक्के अभी भी आहत सिक्के ही थे। आहत सिक्के का मतलब बिना लेख वाले सिक्के, जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। ओके, तो आहत सिक्के चलते थे। अच्छा, इनके समय में इन्होंने ही सबसे पहले नियमित सिक्के शुरू किए, रेगुलर सिक्के शुरू किए और सिक्कों को स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश इन्होंने की। इसी वजह से व्यापार जो था बड़ा था। देखो, जब बाजार में करेंसी होती है ना तो व्यापार बढ़ता है। आप देखो आजकल क्या हो रहा है ना, 10 के और 50 के नोट फटे फटे आ रहे हैं, 500 के नोट भी फटे आने लगे। तो 10 के और 50 के नोट कोई लेने को तैयार नहीं है, फटे फटे से नोट, है ना। और वो क्या कहेगा, ग्रेशम का नियम था ना, क्या अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो हमारे पास वो फटे पुराने जो नोट हैं वो पड़े हैं, कोई दुकानदार ले नहीं रहा, ना कोई दुकानदार ले रहा। और हमारे पास जो नए नए नोट आते हैं हम उनको अलग से पर्स में रख लेते हैं और पुराने नोट चलाना शुरू कर देते हैं। होता है ना, आपके पास पुराने नोट और नए नोट हों, फटे पुराने नोट हों, तो जो नए नए नोट होंगे आप उनको संभाल के रखेंगे और किसी को देंगे तो पुराना नोट देंगे। तो तभी तो ग्रेशम कह गए कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नहीं सॉरी, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। खैर, तो उसमें सबसे जो बड़ा सिक्का था उस दौर में, सबसे बड़ा सबसे खास या जो सबसे ज़्यादा चलन में सिक्का था उसका नाम था करशापण। मेरी बात हो गई, अभी रुक के चलेंगे, ठीक है ना, बैठो आप लोग। तो जो सबसे बड़ा सिक्का था उसमें, यह जो सबसे ज़्यादा चलन में जो सिक्का था उसका नाम था करशापण। लिख लीजिए इसको, अभी चल रहे हैं, बात हो गई मेरी, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चलन में जो सिक्का था वो था करशापण। चांदी का सिक्का था ये, करशापण काय का सिक्का था, चांदी का सिक्का था और ये सबसे ज़्यादा चलन में था। इस सिक्के को धारण भी कहा गया। क्या कहा गया? धारण। करशापण जो सिक्का है उसका एक नाम और मिलता है, धारण। ओके। भाषक या मासक, ये तांबे का सिक्का था। भाषक या मासक जो था वो तांबे का सिक्का था। सोने का एक सिक्का और मिलता, निष्क। निष्क शब्द जो है वो वेदों में भी आया है क्या? निष्क या निष्का सवाल आता ना, इसमें सबसे पुराना सिक्के का रूप कौन सा है, निष्क या निष्का? तो निष्क या सुवर्ण नाम का सिक्का भी चलता था जो सोने का था, ठीक है। अच्छा, जो नौकरशाही थी, जो कर्मचारी थे, उनको नियमित और परमानेंट सैलरी मिलती थी, और जो सैलरी थी कम से कम सैलरी मिलती थी 38 पण, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो मिलती थी 48,000 पण। तो 38 से 48,000 पण तक का वेतन दिया जाता था, जिसका जितना ग्रेड था उसी के अकॉर्डिंग उसको मिलता था। उपवास और क्षेत्रक, क्षेत्रक जो होता था जमीन का मालिक, जो जमीन का मालिक होता था उसे कहते थे क्षेत्रक। और ज़मीन पे जो काश्तकार था, जो किराए पे ज़मीन ठेके पे या बटाई पे ज़मीन लेकर के खेती करता था, बट उसकी ज़मीन वो होती नहीं थी, काश्तकार था वो, उसे कहते थे उपवास। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो जमींदार था वो था क्षेत्रक, और जमींदार की ज़मीन पर बसने वाला जो किसान था उसे कहते थे उपवास। अच्छा, यहीं पर एक शब्द हो रहा था, उपधा परीक्षण। पता है किसी को उपधा परीक्षण क्या होता है? आप में से किसी को पता है उपधा परीक्षण? कोई जानते हैं आप में से? कोई नहीं जानते? मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है ना। उपधा परीक्षण जानते हैं? सरकारी अधिकारियों को नौकरी देने से पहले उनकी योग्यता की जांच करना, उसे कहते थे उपधा परीक्षण। एक जगह ये भी आया कि बौद्ध संघ में अगर किसी को प्रवेश देना है तो उसकी परीक्षा ली जानी है, उसे भी कहते थे उपधा परीक्षण। ओके, किसी को कुछ नहीं पता। खैर, चीनांशुक, चीन से जो रेशम का कपड़ा आता था उसे कहते थे चीनांशुक। अच्छा, उत्तरापथ, ताम्लुक से पुष्कलावती तक। ताम्लुक कहाँ हुआ? ताम्लुक पश्चिम बंगाल में ना। उत्तरापथ जो था उस समय मौर्य एम्पायर का सबसे बड़ा हाईवे था। इसके बारे में मैं आपसे अलग बात करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी बात अभी नहीं करूंगा, नहीं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, ये बिहार लिख दिया मैंने, बिहार नहीं होता, वावन होता बिहार। तो बिहार अशोक ने और दशरथ ने
बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग से रहने के लिए विहार बनाए। अच्छा, विहार, स्तूप और चैत्य का अंतर समझते हैं ना? समझते हैं? देखिए, स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से ही आए हैं। ये अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं या संत हैं, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा शीतल, आप बताएं मुझे, आपकी जीके बहुत अच्छी है, कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर स्तूप किसने बनाया था? किस राजा ने बनवाया था? वही राजा था जिसके समय पहली बौद्ध संगति हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। अशोक ने ना? आप बताएं। पांडे? नहीं, शाबाश पांडे जी पढ़ने लगे, अरे वाह, वेरी गुड। तो जो पर्वतीय लोग हैं ना, हमारे पहाड़ के पर्वतीय लोग हैं, वो बहुत ही मीठे, सच्चे, सरल और ज्ञानी भी होते हैं, है ना? हाँ, सच में। चलिए साहब, कहाँ थे? अजातशत्रु। तो हाँ, सुना इनकी जीके बहुत अच्छी है, भले इन्हें उत्तराखंड पढ़नी थी। मज़े ले रहे हैं, दिल पे मत लेना, ठीक है? दिल पे मत लेना, ठीक है? अब क्या करें, ऐसे बोर हो जाएंगे क्लास में, यही बोर हो जाएंगे, ऐसे पढ़ो रटो, है ना? अब कोई एक तो चाहिए। अब आपसे तो नहीं पढ़ा ना हमने, जीके कितनी पढ़ी। अच्छा ठीक है, चलते कहाँ थे? मुद्दे से ना भटक जाएं। हाँ, तो अब मान लीजिए जैसे आप ऐसे समझे ना, जैसे किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद, अच्छा उसको छोड़ो, मकबरा जानते हैं ना? मकबरा जानते हैं ना? किसी कब्र के ऊपर एक मकान बना देना, वो मकबरा है। तो स्तूप में क्या होता था, एक बहुत बड़ा ऊंचा मिट्टी का या पत्थर का टीला हुआ, ठीक है ना? उस टीले के सबसे ऊपर, जिसे कहते थे हर्मिका, अंड, मेघी, प्रदक्षिणा पथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी स्पेशली स्तूप के लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे आपको। तो जो भी बौद्ध भिक्षु हैं या संत हैं, उनके शरीर के कुछ अवशेषों को एक चट्टान बनाई, एक अंडाकार अर्धचंद्राकार चट्टान बनाई, उस चट्टान के सबसे ऊपर एक मेटल के पात्र में उनके अवशेषों को रख दिया, उसे कहते थे स्तूप, ठीक है ना? अब वही स्तूप पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किए जाने लगे, मंदिर के रूप में बदल जाएं तो उन्हें कहते थे चैत्य। और विहार क्या है? जैसे आप देखो ना, आजकल बारिश होती है तो जगह जगह सड़कें हैं, कोई खास परेशानी होती नहीं है, लेकिन गांव में कुछ जाओगे तो दिक्कतें हो जाती हैं। हाईवे पे बारिश में भी आमतौर पर आपको दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत तभी होती है जब फ्लड आ जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। अब वो दौर ऐसा था, डामर थोड़ी थे, पत्थर भी नहीं थे, तो सड़कें थी, कच्ची सड़कें होती थी। तो आमतौर पर बरसात के जो 3-4 महीने होते थे, उसमें इधर से उधर जाना दूभर हो जाता था। तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो साल भर घूमते थे, भिक्षा लेकर के अपना जीना और बौद्ध धर्म के जो संदेश हैं वो लोगों तक पहुंचाना, यही उनका काम था। लेकिन जो बारिश के 3-4 महीने होते थे, वो कहीं भी रहें, लेकिन जो बारिश के 3-4 महीने होते थे वो वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। बारिश में जिस जगह पर वो रहते थे, जिस मकान में, जिस शेल्टर में या जिस गुफा में वो लोग रहते थे, उसे कहते थे विहार। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो वर्षाकालीन निवास होता था उसे विहार कहते थे, और बिहार में बहुत सारे विहार थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा बिहार, ठीक है ना? हमारे यहाँ के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे गांव के, जो बॉम्बे काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो अक्सर उनकी जो छुट्टियाँ पड़ती हैं वो बरसात में पड़ती हैं। सुना मुंबई में बारिश बहुत होती है, तो उस समय वहाँ पर बाज़ार जो है कम हो जाता है, तो बारिश में वो छुट्टियाँ मनाने यहाँ पर आते हैं। जैसे पहाड़ों के लोग नीचे आते हैं, पहाड़ों पर काम करते हैं ना, तो दिसंबर जनवरी में छुट्टियाँ कर लेते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और गर्मियों में सीजन होता है भाई साहब, है ना? वो होता है ना गोलगप्पा, पानी पूरी जिसे आप कहते हो, कुछ लोग उसको फुचका बोल देते हैं, जो भी है गोलगप्पा समझते हैं ना। मैं फ्लैट्स में खड़ा हो गया एक दिन गोलगप्पा खाने, तो मैंने कहा 20 रुपये खिला दे, 4 दिए, 20 रुपये के 4। बना वाओ, मैंने कहा गदपुर आना, 20 रुपये के 12 खिलाएंगे। चलें भाई, ओके। तो कहाँ थे? हाँ, तो बौद्ध विहार, एक नागार्जुन पहाड़ी और एक है बराबर पहाड़ी। ये दोनों ही जो हैं, दोनों पहाड़ी जो हैं बिहार के गया जिले में हैं। कहाँ? बिहार के गया जिले में। दोनों ही पहाड़ी जो हैं बिहार के गया जिले में हैं। तो एक है नागार्जुन पहाड़ी और दूसरी है बराबर पहाड़ी। दोनों ही कहाँ हैं? बिहार के गया जिले में, एक नागार्जुन पहाड़ी और एक बराबर पहाड़ी। तो यहाँ पर अशोक के पोते या पुत्र दशरथ ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफा या विहार बनवाया, जिसका नाम था गोपिका गुफा। किसने बनवाया? दशरथ। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गोपिका गुफा नाम का विहार बनवाया, ठीक है ना? खुद अशोक ने बराबर पहाड़ी पर कुछ विहार बनवाए, जिनका नाम है सुदामा गुफा।
सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोंपड़ी। बिहार के गया जिले में दो पहाड़ियां हैं, नागार्जुन पहाड़ी और बरावर पहाड़ी। इसमें अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार या गुफाएं बनाई गई। नागार्जुन पहाड़ी पर है गोपिका गुफा, बरावर पहाड़ी पर है सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी जो अशोक ने बनवाई। इन पहाड़ियों में सबसे फेमस जो है, इन सभी पहाड़ियों में या इन सभी गुफाओं में सबसे फेमस जो है वो है बरावर पहाड़ी पर दशरथ द्वारा बनवाई गई लोमस ऋषि की गुफा। इन गुफाओं में या इन विहारों में सबसे फेमस जो है वो है बरावर पहाड़ी पर अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा बनवाई गई लोमस ऋषि की गुफा। ये सबसे फेमस है। आप ठीक है, तभी सही आपकी ठीक है। अब स्तूप, विहार और चैत्य क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब ये लिखा हुआ पिपर हवा। पिपर हवा क्या है? मैंने कहा ना स्तूप जो थे वो मौर्यों से पहले ही बनते थे, तो पिपर हवा एक जगह ऐसी है जहाँ पर मौर्यों से पहले का स्तूप बना हुआ हमें मिला है। ठीक है। अच्छा, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मैं थक गया हूँ, मैं एक घूंट चाय पीऊँगा और अब इसको मैं, रुक जाइए, इसको मैं, ये पार्ट 3 था ना, अब इसका मैं पार्ट 4 बनाऊँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। कीर्ति, ओ कीर्ति।